Good evening, everyone. This is SK sir, and you are watching GV Foundation channel, and we are talking about here gravitation chapter. और उम्मीद है आप सभी को जो चीज़ें जो वीडियोस हम प्रोवाइड करें उसमें समझ में आ रहा होगा। और मेरा यही कहना है, आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन। शॉर्ट रिवीजन है, स्टैटिक की बात करेंगे, ज़्यादा इधर घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम उसी टॉपिक की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। लोकल एग्जाम की बात करेंगे, नॉट फॉर फाउंडेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ ग्रेविटेशन। कैन यू टेल मी, सबसे बेसिक मीनिंग क्या है इसका? अट्रैक्शन। क्या है? अट्रैक्शन। और अगर अट्रैक्शन वर्ड, अगर ये मीनिंग समझ में आ गया हो तो डिटेल में हमें ये समझ में आना चाहिए वन थिंग, जो स्टैटिक वर्ड है इसका मीनिंग क्या समझ में आना चाहिए? अट्रैक्शन किसके बीच में होना चाहिए? मास के बीच। ठीक है, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, या क्या बोल सकते हैं इसको? बॉडी। ठीक है, अब यहाँ जैसे हमने बात की मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, या क्या बोल सकते हैं? बॉडीज की बात कर ली, तो हमें आगे बात करनी होगी कि यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या है, एक तरीके से क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स। और कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ। यहाँ क्या नहीं होता? रिपल्शन नाम की कोई भी चीज नहीं। तो ग्रीक वर्ड में अगर हम समझे ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है, यू कैन से सिंपली, एकदम सिंपल भाषा में बोलिए, क्या कह सकते हैं? अट्रैक्शन। कितने ऑब्जेक्ट के बीच में? दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन उनके ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए हमें? मास। क्या चाहिए? मास। और उन दोनों के बीच में क्या आएगा? फोर्स। और कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे बात करें तो डायग्रामेटिकल सिनेरियो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये M1 है और ये क्या है बेटा? M2 है। और आपको पता है इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी? R। क्या रहेगी? R। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आशिक है तो ये क्या है? लैला। और दोनों के बीच में क्या हो रही है? दूरियां बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? और दूरियां बढ़ जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। और मान लीजिए दूरी कम होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। M1 किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? तो 1 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन 2। और अगर बात करें M2 किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो 2 इज अप्लाइंग ऑन फोर्स 1। अरे समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग हमें जो जरूरत है उसी की हम बात कर रहे हैं। अब मैथमेटिकली सिंबल लिखते हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग आएगा कि F जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है? M1 और M2 के। और अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r² के। अब कोई रटना नहीं है कि R² क्यों आया, पहली बताया कि M1 किसके ऊपर लगा रहा है, तब वो कितनी डिस्टेंस ले रहा है? R। तो M1 जब फोर्स लगा रहा था M2 के ऊपर तब डिस्टेंस कितनी थी? R। और जब M2 किसके ऊपर फोर्स लगा रहा था? M1 के ऊपर, तब भी डिस्टेंस कितनी थी? R। सो R इंटू R, दिस इज R²। और कंबाइंड अगर लिखें, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? M1 M2 अपॉन क्या हो जाएगा? R²। और जैसे हम प्रोपोर्शन हटाएंगे दैट मीन्स इक्वल टू G M1 R²। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज G? This is universal gravitational constant. What is our distance between two mass? Distance between two masses. और अगर बात करें F, तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे, F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द सिंपल अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और कुछ बच गया क्या? M1 M2 क्या है? मासेस। M1 M2 क्या है? ठीक है, मास ऑफ रेस्पेक्टिव बॉडीज। मास ऑफ रेस्पेक्टिव बॉडीज। यहां तक कोई समस्या किसी को? अरे आया उड़ गया, ये सिंपल है। जहाँ नहीं समझ में आया यू कैन जस्ट टेल मी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। अभी जो हम फिलहाल पढ़ के आए वो क्या था? GM1 M2 अपॉन क्या पढ़ा था हमने? R²। नाउ व्हाट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कोई भी फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, कैसा भी फोर्स आ जाए, इसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी? न्यूटन। क्या रहेगी बेटा? न्यूटन, क्योंकि साइंटिफिक यूनिट है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स देने वाले भी कौन थे? इसाक न्यूटन। ओके, आगे बात करें हम क्या, किसकी बात करेंगे? यूनिट ऑफ
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन कैसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात चल रही है? यूनिवर्सल। किसकी बात चल रही है बेटा? यूनिवर्सल। और अगर यूनिवर्सल की बात करेंगे हम, तो सीधी सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? G इज इक्वल टू एफ इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और डिवाइड में कौन आ जाएगा? M1 इंटू M2। सिंपल सी बात है, एफ के साथ मल्टीप्लाई कौन हो गया? आर स्क्वायर, और डिवाइड में कौन चला गया? M1 इंटू M2। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर की होती है मीटर, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बेटा किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो यूनिट ऑफ जी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो काफी समस्या हो जाएगी। हमने ये भी पढ़ा था स्मॉल जी, इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम बोलते हैं इसको, तो हमारे माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि जी की यूनिट क्या रहेगी? तो जी की यूनिट क्या रहती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो, आगे बढ़ू क्या मैं? वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी अप्रोच हियर। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अभी तक जो टॉपिक पढ़ा उसमें। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू पैटर्न में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी? बोलिए क्या रहेगा बेटा? फॉर्मूला है, यूनिट क्या रहेगी बेटा? फिर आप फिर गड़बड़ करें, आप क्वेश्चन को क्यों नहीं सुनते हैं? न्यूटन इनटू, बोलिए, मीटर स्क्वायर अपॉन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सुने बिना डायरेक्ट मत कूदो, है ना? पहले सुनो क्वेश्चन को पैशंस के साथ। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? यूनिट ऑफ कैपिटल जी। फिर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एमसीक्यू पैटर्न में? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्मॉल जी? तो स्मॉल जी की यूनिट क्या रहती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। और फॉर्मूला अभी भी यूनिट आपको पता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। में कोई डाउट है किसी को? सो वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी रिवीजन करो किस तरीके से करो वो ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड, भी बोल सकता है, या बोल सकता है नॉन एस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी आपको डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन देना है, कोई डिटेल में एकदम नहीं देना अपने को, सीधा सिंपल सा आंसर है सर। इसकी जो वैल्यू हो क्या है? पहले तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब कांस्टेंट एट एवरी प्लेनेट। ठीक है, पहले तो यही समझ में आना चाहिए, इसी वर्ड से पता पड़ रहा है यूनिवर्सल का मतलब पूरा यूनिवर्स, और पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या है? सेम, चाहे कहीं पर भी चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्स पर हूं और कोई यहाँ पे अर्थ पे है और कोई कहाँ पर है? मून पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 ही रहेगी। उम्मीद है ये थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो यू जस्ट गो अगेन रिकॉर्डेड वीडियो को वापस देख लो। ज़्यादा अगर मान लो थकान लग जाती है, अपन थक गए, तो वीडियो चालू करके भी अगर देख लेंगे तो भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, फिर बिना देखे लिखने की ट्राई करें कि हमने क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है। इससे काफ़ी बेनिफिट होगा अपने को, इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा था कि दोनों चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए कि हमने क्या किया था और क्यों किया था, दोनों पता होना चाहिए। ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अब हम बात करने वाले नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें थी जो समझा दी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी की बात कर रहे हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर पहले ही बात कर लें तो आपको पता है F इज इक्वल टू फॉर्मूला जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स ही ये शो करता है कि आप क्लास में प्रेजेंट है, और इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं आना शो करता है कि आप क्लास में है ही नहीं बेटा। ठीक है, कभी भी याद रखना, लाइफ में दो टाइप के पर्सन होते हैं, तीन टाइप के पर्सन होते हैं, और मैंने बार बार कहा है। फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन खुद के ऊपर फोकस करते हैं, सेकेंड टाइप पर्सन क्या करते हैं? दूसरों की ही बातें करते हैं, और थर्ड टाइप पर्सन क्या करते हैं? बुराइयां ही बुराइयां करते हैं। उनके पास पूरा टाइम है दूसरों की बुराई करना, दूसरों की फ्यूचर डिसाइड करना, दूसरों का प्रेडिक्शन करना। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन बनना है तो आपको अपने पे फोकस करना ज़्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा, कोई खुद का ही डेवलपमेंट कर दे, वो सबसे बड़ा सपोर्ट किसको कर रहा है? कंट्री के डेवलपमेंट में। अच्छा मान लीजिए आज आप सब स्टूडेंट हैं यहाँ पे,
और सारे स्टूडेंट अगर डेवलप हो जाए, बहुत अच्छी खासी वेल पर्सनालिटी, क्या इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट इज सुप्रीम डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? सुप्रीम डेवलपमेंट। और जो ये कर लेगा ना, उसे संसार में कोई नहीं हरा सकता। अगर मुझे यहाँ से अविका से सीखने मिले या न्यूवी से सीखने मिले तो मैं सीखूंगा, चाहे मेरी एज 32 है या कोई भी है ना। मुझे सीखना मिल रहा है तो मुझे सीखना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं अपने ईगो में ही रह गया तो कोई हासिल कर सकता नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बेटर है कि जो आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करिए। फिर आप बात करते हैं यहाँ पर, मान लेता हूँ ये आपका क्या है? अर्थ है। क्या है बेटा? और अर्थ का जो मास मान रहा हूँ मैं, क्या मान रहा हूँ? कैपिटल है। और यहाँ से छोटा सा नुन्नू सा पुन्नू सा कौन खड़ा है? मान लेते हैं मीत दोती, कौन कला है? यस और नो? अब ये मीत खड़ा है और इसका माच क्या है? नुन्नू सा तुन्नू सा क्या है? स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कोई समस्या क्या? ये अर्थ का सेंटर से लगाकर जहां तक ये खड़ा है, इसकी जो डिस्टेंस या रेडियस है उसको हम क्या बोल देंगे? स्मॉल आर। कोई समस्या है यहाँ तक? अरे आया के उड़ गया? कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल सी बात बोली है। खाली m1 की जगह क्या लिखा है? कैपिटल एम। m2 की जगह इसका मास लिख लिया है। अब बात करते हैं F। इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? ये क्या फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स क्या लगा रहा है? mg। F इजिकल टू क्या लगाता है? mg। क्योंकि आपको पता है कि वर्टिकल में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? mg। हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? ma। ठीक है, ma मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको पता है F की जगह हम क्या लिखेंगे? mg। और यहाँ पे g का g कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइड में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया? तो यहाँ पे स्मॉल g इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया? g कैपिटल M अपॉन क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग? आई थिंक अंडरस्टूड। क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी को आया समझ में? ठीक है, जब भी याद रखना, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो। जितने भी जापानीज हैं 100 साल 150 साल या 120 साल या 80 साल 90 साल, इनका ऑन एन एवरेज एज है। और इंडिया का ऑन एन एवरेज क्या चला गया अभी? 60-62। वाई? बिकॉज दे ऑलवेज बिजी इन द वर्क, इन द प्रोफिशिएंट वर्क। अच्छा, एज होगी उसके बाद वो के बाद भी काम में रहते हैं, खेतों में रहेंगे, बच्चों को संभालने में रहेंगे, सारा काम करेंगे, ठीक है। बट हमारा कल्चर को पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी आजकल दुनिया में क्या आ गया सिस्टम? सबसे बड़ा हॉट और स्टार, यस और नो। फिर क्या आ गया है? फेसबुक, इंस्टा, फिर आपका और चले गए हैं चैनल, बहुत सारे आ गए, अमेजोन प्राइम आ गया। अब कोई लिमिट ही नहीं है भाई, कहाँ पे अपने आप को फ्री रखें पता ही नहीं। एक वेब सीरीज खत्म होती नहीं है, 3 और आ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर यू वांट टू सी द वेब सीरीज और आइदर यू वांट टू सी योर करियर। तो इन दोनों में दो चीज़ डिसाइड करनी ही पड़ेगी। एक चीज़ डिसाइड कर लोगे तो काफ़ी आगे चले जाओगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? बताओ। अरे आया उड़ गया? सब आया आपको? कहाँ तक? सारा? क्या बात है, सारा तो गिल की है भाई आपकी। ये क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने जो बात की थी, मैं यहाँ कैलकुलेशन वैलकुलेशन नहीं करूँगा, सीधा ही बोलूँगा, आपको समझ में आना चाहिए। जी ई की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? जी एम ई, और इधर क्या आ जाएगा? आर ई होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर? और अगर बात करें जी एम की बात करें तो जी एम के लिए क्या आ जाएगा? जी एम स्मॉल एम और डिवाइड में क्या आ जाएगा? आर एम स्क्वायर। कोई समस्या क्या? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला था हमने। क्या निकाला था? रिलेशन। और अगर खाली बोलेंगे जी की वैल्यू डिटरमाइन करो अर्थ के ऊपर, तो आपको एम की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है। और जी की वैल्यू आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अरे यस और नो? और जैसे ही वैल्यू रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और ऑलमोस्ट मैंने ये डेरिवेशन पूरा डिटेल में करवाया है। ऐसा कोई नहीं समझे सर यहाँ क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि हम रिवीजन मोड पे है, तो आपको खाली हिंट दिया जाएगा कि इस टाइप का डेरिवेशन आपको घर पे जाके कर लेना है। एम की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो, ठीक है। 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को किस में चेंज कर दो? मीटर। ये सब बताया था कि नहीं बताया था? फिर वैल्यू रख दो एम की 1.7 इंटू 10⁻⁴। जो भी आप ये डिसाइड करके वैल्यू रखेंगे तो ठीक है। नहीं रखने आ रही है, याद ही नहीं है वैल्यू, तो काफ़ी दिक्कत है यार। उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको ये करना पड़ेगा। एक तो क्या है, डेरिवेशन किसके ऊपर आएगा यहाँ पर?
डिटर्मिनेशन ऑफ जी ऑन अर्थ, या बोलेगा सीधा लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व तभी करना आएगा जब आपको वैल्यू पता होगा, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, यू मस्ट बी हैव द व्हाट, ब्रेन सेट मेमोरी, ठीक है, उसमें है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना पड़ेगा। फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते, क्या निकालते बेटा, रिलेशन। तो रिलेशन कैसे निकाले भाई, रिलेशन में निकाला था, क्या रिलेशन था बताओ, जीई है जो वो है 6 टाइम्स किसका है, जीएम का। क्या रिलेशन निकाला नहीं निकाला था, इसमें न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल क्यों आ रहा है सर, तो जब मैं पीवाई क्यूज कराऊंगा, जो पहले केवी में जवाहर नवोदय विद्यालय जितने भी है उसमें क्वेश्चंस आए हैं, तब आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि कल इसके क्वेश्चंस होंगे, परसों लास्ट इसको हम क्या कर देंगे, एंड, ठीक है। तो आपको एहसास हो जाएगा, हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज किसी भी हालत में ये चैप्टर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए घर पे जाकर। अब जैसे वो आपको सिंपल सी बात बोलो, जीएम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे आप, 1/6, और यहाँ क्या लिखूंगा जी। ये दोनों के दोनों रिलेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर छोड़ देना पड़ेगा क्वेश्चन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यू मस्ट बी मेक द रिलेशंस बिटवीन दिस। तो इनकी वैल्यू फिक्स स्टैटिक है, देखो दिमाग लगाओ, खोलो उसको, एनसीईआरटी खोलो आप, पेज नंबर मैं जो बोल रहा हूँ उसको खोलो आप, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी, और मिला पेज नंबर 105 बेटा, पेज नंबर 105, 7.36 इंटू 10⁻22, और नीचे जो वैल्यू है 1.74 इंटू 10⁻6। यस, ये स्टैटिक वैल्यू अपने को याद रखनी है, और ये वैल्यू याद है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, अगर वैल्यू याद नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, बराबर। कई बार क्या होता है, लोकल टीचर इस वैल्यू को दे भी देता है, लेकिन मैक्सिमम ये ट्राई करना है कि ये वैल्यू अपने दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया या आपने कोई स्कॉलरशिप टेस्ट दिया 10th में, तो आप वहाँ कोई वैल्यू मिलने वाली नहीं है, आपका ब्रेन आपकी जितनी हेल्प से अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये याद है तो उस वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेशन तो लोकल क्लास में ही आते हैं, एमसीक्यू में आते नहीं है। किस पे आएगा, इस पे आ जाएगा, और क्वेश्चन किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपसे पूछेगा कि मान लीजिए जीएम सबको पता है, ठीक है, जीएम निकालना तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बताओ, जी डिवाइडेड बाय क्या लगाना पड़ेगा बताओ, 6। अरे कोई दिक्कत क्या, आपको सीधा सीधा पूछ लेगा, यहाँ एम मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एम। आपको सीधा क्या रिलेशन पूछेगा, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ, और डिवाइड में कितना आएगा, 6। ये तीसरा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला। आपको सीधा पूछा जाएगा कि वेट ऑफ जो अर्थ है किसी पर्सन का 80 किलोग्राम है, कितना है, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द वेट ऑफ दिस पर्सन ऑन मून। 80 में डिवाइड 6 कर देंगे, 80 में डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। जैसे मान लो मैंने कहा वेट ऑफ मून किसी पर्सन का है कितना, 60 किलोग्राम, मान लो एग्जाम्पल के लिए, या किसी पार्टिकल का जो वेट ऑफ मून है वो कितना है, 60 किलोग्राम, तो वेट ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, कुछ नहीं किया, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, इसी को उल्टा कर दो भाई, कि वेट ऑफ अर्थ किसी पर्सन का 60 किलोग्राम है, तो वेट ऑफ मून कितना होगा, अरे 10 होगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 10, क्या कर रहे हो भाई। तो वेट ऑफ जो मून है, तो वेट ऑफ अर्थ है, उसमें डिवाइड कितना करना पड़ेगा, 6। तो 60 में किसको डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है क्या। अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं और हमसे सॉल्व नहीं होते, काफ़ी गिल्टी फील होता है एक टीचर को भी कि यार मैंने इतना सीखा है उसके बाद भी क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। जितना ओपन माइंडेड होंगे, जितने बेशरम बनेंगे, उतना ही संसार में क्या होगा, प्रोग्रेस होगी। लेकिन बेशरम किस फील्ड में, पॉजिटिव फील्ड्स, नॉट इन नेगेटिव फील्ड्स, ठीक है। अभी अपने को पढ़ाई में नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यू कैन डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स जो नॉलेजेबल है। इससे फ़ायदा अभी नहीं पता चलेगा, फ़ायदा कब होगा, व्हेन यू विल बी ऑन हायर पोस्ट। और जिस दिन हायर पोस्ट मिलते हैं उसका रेपुटेशन बहुत अलग होता है बॉस, आप जिस जिस जगह जाएंगे लोग खड़े हो जाएंगे, और तब इतना प्राउड फीलिंग आएगा, तब यही है इसके सर आपको याद आएंगे, हाँ वास्तव में वो बंदा वो बोल रहा था, वो बिल्कुल हमारे लिए बोल रहा है, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि हर किसी के पास क्या हो, लैम्बोर्गिनी हो, हर किसी के पास क्या हो, स्कॉर्पियो हो, ठीक है, हर कोई वेल एस्टेब्लिश हो जाए। चलिए ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को। इसके बाद क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा
वेट एंड मास, इन दोनों में क्या पूछा जाएगा आपको? डिफरेंस। क्या पूछा जाएगा बॉस? तो सीधा सीधा आप बोलेंगे, पहले तो आप बोल देंगे मास कौन है? कांस्टेंट। इतना ही लिखना है खाली, मास कांस्टेंट, और वेट को क्या बोल देंगे? वेरिएबल। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? फिर बात करेंगे कि जो वेट है, वेट डिपेंड्स, बहुत बढ़िया, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब है स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। और अगर इसकी बात करें तो नेवर डिपेंड। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा ये? किसी पे डिपेंड नहीं करता है, खुद ये क्वांटिटी खुद ही कांस्टेंट है, उसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आगे क्या डिफरेंस रहेगा? तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? mg, और यहाँ फॉर्मूला अपने आप में m है खुद, और यहाँ यूनिट की बात करें तो क्या रहेगा बताओ? इसकी क्या रहेगी? न्यूटन। देखते हम नॉर्मली किलोग्राम है, ध्यान रखना ये बहुत डिफरेंसेस है। ये क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट है किसी को इसमें? ये चीज़ें बहुत अच्छे से माइंड में सेट रखना प्लीज़। जो रिवीजन करवा रहे हैं उसको दिमाग में सेट रखिए। रिवीजन आपके लिए है, जब PYQs कराऊं आपके आंसर मेल से पहले आना चाहिए, क्योंकि कल मैं थॉट प्रोसेस वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करूंगा जो हम 10th में कर रहे हैं अभी। एक क्वेश्चन देंगे, 1 मिनट देंगे, जो आपका स्टार्ट हो चुका है मैथ्स में, आपको बताऊँ सिंगल 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, भले वो 3 मिनट का क्वेश्चन होगा। आपकी स्पीड या एक्यूरेसी काम करेगी, आप घर से कितना पढ़ के आए। ठीक है, थकान सबको लगती है। आज मेरी खुद की बात करूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा था मैथ्स की, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए। मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे, अब मानो नहीं मानो, एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, 4 घंटे लगातार बैठा मैं, चौथे घंटे मुझे बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब नहीं बैठ सकता। उठा, 10 मिनट इधर उधर घुमाया, फिर इधर उधर की बात कर ली, वापस आके बैठा, वापस फ्रेश हो गया। क्वेश्चन कितने हुए? 82 तक। टारगेट कितना था? 100 क्वेश्चन करने का। बस वो मेरे को एफिशिएंसी मिल गई और 100 तक पहुंच गया मैं। तो थोड़ा तकलीफ तो पड़ेगा यार, और एंडिंग मोमेंट में बहुत तकलीफ पड़ती है। स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एंड करने में बहुत तकलीफ पड़ती है, और कुछ ही सेलेक्टिव बंदे होते हैं जो एंड मोमेंट को क्रॉस करते हैं। और इसीलिए सिलेक्शन किसका होता है? आउट ऑफ 2000 में 20 का ही होता है। ठीक है, और पोस्ट भी सरकार कितनी निकालती है? 20 ही निकालती है। ये रेशो रहता है हर बार। जैसे रेट की वैकेंसी आई, किसी की भी वैकेंसी आई, फर्स्ट ग्रेड की आई, बैठने वाले कितने होंगे? 14,000, वैकेंसी कितनी होगी? 2000। ये रेशो रहेगा बेटा। फाइट करना आता है तो जीत जाएंगे, नहीं आता है स्ट्रगल करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में मत जाइए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे उतर गई, फिर चढ़ी फिर उतर गई। बेटा आप ज़माना चींटी चढ़ी पहाड़ पे और उतर गई ऐसे करते रहे, एज चली गई आपकी 48, और गवर्नमेंट कहती कि बाय बाय अब घर बैठिए आप। यस और नो? अब तो आपको एक बार चढ़ जाना है पहाड़ पे और पैर मजबूत कर लेने हैं और थोड़ा आगे बढ़ना है। बात समझ में आई कि नहीं है? और ये अगर एटीट्यूड होगा, कोई भी आपका दीवाना नहीं हो तो मेरा नाम बदल दे, एवरीवन इज योर बिग फैन, अगर ये एटीट्यूड के साथ चले तो। ये पुराने ज़माने के पुराने ख्याल कभी कभी काम आते हैं। अब एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? अरे क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, चाहे मास की बात कर ली, किसकी बात कर ली? वेट की बात कर ली, इनके डिफरेंसेस की बात कर रही। अब हम बात करेंगे किसकी? थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। अच्छा, कोई आइडिया बताएगा थ्रस्ट एंड प्रेशर में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। देखो थ्रस्ट में यहाँ पे बताया काव्या ने, शी टोल्ड दैट कि भाई जो थ्रस्ट है सर वो हमेशा किस में लगेगा, उसमें जो फोर्स है वो किस में लगेगा? तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is always perpendicular, is always perpendicular, then it is known as thrust। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है? नहीं नहीं, 4 भी तो बता देगी मीत जोशी साहब। थ्रस्ट की यूनिट क्या रहेगी? क्या बात है यार, साला जलवा है आपका है, गजब यार, बंदा मतलब एक्टिव हो गया यार, गजब। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। तो थ्रस्ट की यूनिट यहाँ पे बता दी है न्यूटन, ठीक है?
देखो अचीवमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि जो एक्ट न्यूट्रॉन की तरह था वो इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, प्रेशर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कैसी भी डायरेक्शन हो सकती है। वी कांट से द फिक्स डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे यस और नो? अब आपको पता है कि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे कोई डाउट किसी को? अलर्ट रहिए, हाई अलर्ट मोड पे रहिए, है ना। थकान सबको लगती है, किसको नहीं लगती है? ठीक है, थकान किसको नहीं लगती है मुझे बता। ठीक है, दिख भी जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। यस, देखो प्रेशर की बात करें ये पता होना चाहिए। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, देखो एक हैबिट बनाइए कि आप जो साइंटिफिक यूनिट बोल रहे हो, लेकिन एक यूनिट, एक हैबिट बनाइए यार, 4 से तो ऊपर क्या यूनिट रहेगी? न्यूटन। और नीचे क्या रहेगी? पर मीटर स्क्वायर। अगर ये हैबिट आप में आ गई ना, 11 के बहुत सारी यूनिट तो आप वैसे ही बनाते। यूनिट बनती कैसी, वो बनाइए हैबिट पहले तो। दूसरा, साइंटिफिक यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, ऑल रास्कल्स आर सेइंग व्हाट? पास्कल। यस और नो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पास्कल यहाँ पे किसकी यूनिट हो गई? साइंटिफिक यूनिट ऑफ प्रेशर। लाइफ में बहुत सारे लोगों के पास प्रेशर है। ठीक है, सुबह भी प्रेशर है, शाम को भी प्रेशर है, हर जगह प्रेशर। अगर समझे नहीं, साइंटिफिक यूनिट है न्यूटन बेटा। तो भाई फोर्स को डिफाइन किसने किया था? उसी के कॉन्सेप्ट को ले लेके नए नए नाम दे रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, न्यूटन ही रहेगी उसका। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी? अरे आया उड़ गया है इसका। भाई यहाँ पे उनको बेसिकली तो बोलते हैं ल्यूशियन पास्कल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम याद रखते ही नहीं है कि हमारा टारगेट तो किसके ऊपर है? यूनिट के ऊपर है। ठीक है, अब जैसे हम वाट की बात कर लें तो जेम्स वाट। अब जेम्स को कितना याद रखें हैं? जिंदगी में इतनी यूनिट है कि जेम्स को याद रखें, वाट को याद रखें, समस्या ही समस्या है ना। अच्छा आगे बात करते हैं। क्या बेटा, ये कुछ कह रही थी मुझे, बताओ बेटा। जेम्स खा ली? कौन खाएगा जेम्स, बताओ मेरे को। हे ईश्वर, चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर बेटा फोर्स परपेंडिकुलर लगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिख दूंगा थ्रस्ट और बाय एरिया। और अगर डायरेक्शन कोई भी फिक्स नहीं है तो क्या लिखा जा सकता है? फोर्स। बात समझ में आ गई बेटा? इसमें कोई समस्या नहीं है, याद रहेगी ये। कोई समस्या इधर? चलिए अब बायोएनसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बायोएनसी। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा ये है क्या? डेफिनेशन के साथ कि वो तो मुझे भी पता है बेटा, जो दिल पे लगती है वो आदमी को रुला देती है। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज बायोएनसी? जस्ट एक्सप्लेन इट। या देखो, एक शॉर्ट में बहुत अच्छा आंसर आया। अब थ्रस्ट फोर्स या ऊपर जो फोर्स लगता है, देखो जितनी हम अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे तो लाइफ में आपकी बॉडी छूट जाएगी लेकिन आपकी आत्मा उसको लेके जाएगी। ठीक है, रियल कह रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, आप सेलेक्टिव बच्चों को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। कुछ बच्चे बचपन से ऐसे होते हैं, बहुत बदमाश, लेकिन सब याद रहता है उनको, सब कुछ याद रहता है। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं? न्यूट्रॉन जैसे ऐसे। सामने देख रहे हो, अपने को डर लग रहा होगा, क्या हो रहा है इसको, ये मूवमेंट क्यों नहीं दे रहा है। कई बार तो ऐसे लगे कि है कि गया है, ये भी देख के डर लगता है। जैसे हमारे आते हैं नर्सरी के बच्चे ऐसे ऐसे, बेटा मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन ऑब्जर्व करता हूँ, तो ऐसे ऐसे मैंने कहा चेक करना है कि नहीं। हाँ मैंने कहा है यार। ठीक है, सो डिपेंड ऑन व्हाट कल्चर, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, डिपेंड ऑन हेरिडिटी। अब आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, बहुत ज़्यादा जोएबल है, तो आपके भी इन्वायरमेंट कैसा रहेगा? एंथुसियास्टिक ही रहेगा। और रोज़ रोज़ घर में ही झगड़े हो रहे हैं, क्या फिजिक्स पढ़ेगा, क्या साइंस पढ़ेगा, क्या मैथ्स पढ़ेगा, ये समस्या उसमें ज़्यादा रही। बायोएनसी में आपने सीधा बोला कौन सा फोर्स? अच्छा ये क्या डिसाइड करता है? आप थ्रस्ट फोर्स क्या डिसाइड करता है? इट ऑलवेज डिसाइड बॉडी विल फ्लोट। वेरी गुड, फ्लोट। ठीक है, उम्मीद है भगवान करे आपको याद आ गया, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए, है ना? उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? याद तो आ गया आपको? तो बॉडी विल बी फ्लोट, इमर्ज, सिंक। ठीक है, रियल नोट्स भी हाथ में रखो, कोई इशू नहीं है। आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि आपके नोट्स क्या हैं,
कहाँ लिखा था? ठीक है, अलग अलग कॉपियों में, पेजों में लिखा है तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं बेटा? हैं, क्या करें, अब रियलिटी आ रही है धीरे धीरे। अच्छा, आप थ्रस्ट फोर्स जैसे ही हमने बोल दिया, अब छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, बराबर। पहले केस जिसमें मैंने कहा आप थ्रस्ट फोर्स जो है, एक यहाँ पे कौन है, शिप, बराबर, या कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब थ्रस्ट फोर्स और यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, डाउनवर्ड फोर्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं सिंपल सा कंडीशन पूछ रहा हूँ, आप आंसर दीजिएगा मुझे। अगर मैं फोर्स के टर्म्स में पूछ रहा हूँ, अगर मान लो एफ जी है वो एफ बी से, बायोएंट फोर्स से छोटा है, क्या होगा, सिंक होगा या फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। बहुत बढ़िया भाई, क्या मतलब कुछ कुछ तो आता है आपको। ठीक है, मुझे नहीं आता उतना, तो आपको आता है, बहुत बढ़िया, चैलेंज है भाई। ठीक है, शिप की बात करते हैं वापस। चलिए, शिप वापस बना ली मैंने, और मैंने कहा यहाँ कौन लग रहा है भाई, एफ जी, कौन लग रहा है भाई, एफ जी, और नीचे कौन लग रहा है, एफ बी, और मैंने कहा एफ जी किसके बराबर है, एफ बी के बराबर। बहुत बढ़िया, इमर्स कंडीशन आ जाएगी। और थर्ड केस अगर मैं ले लूं कि एफ जी किससे बड़ा है, एफ बी से बड़ा है, क्या बात है। ये तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो छोड़। यहां तक कोई समस्या किसी भी? चलिए लास्ट मुझे बताइए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एनीवन, कैन यू एक्सप्लेन इट, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बताइए। वेरी गुड, देखो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। आर्किमिडीज ने कुछ कहा, क्या कहा उसने, कहा अगर तुम्हें फ्लोट करना है, बिल्कुल जो आपकी बॉडी का वेट है उसके इक्वल या उससे ज्यादा वाटर को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस, क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, आया उड़ गया ही। इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या करना है। अगर थोड़ा सा डिस्कस करें ना, बच्चे बच्चे खुद ही डिस्कस कर लें, ग्रुप स्टडी करेंगे तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, बायो भी वैसी ही है, ठीक है, और केमिस्ट्री थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब अगर आपने एक्टिविटी की है, परफॉर्म की है बहुत अच्छे से, तो आप परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं किए तो सॉरी टू से बट सही आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब क्या है। इट ऑलवेज डिफाइन, इट ऑलवेज डिफाइन फ्लोट या फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोटिंग कंडीशन फॉर एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या डिफाइन करती है ये, फ्लोटिंग कंडीशन। और इनका स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट, हमें लिखना पड़ेगा। इसने हमेशा कहा है, क्या बोला है, वेट ऑफ वाटर displaced by body is always more or equal to float or immersed in what, water। बात समझ में आ गई क्या? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कंडीशन में रहना चाहता है या इमर्स में रहना चाहता है तो कंपलसरी कंडीशन है, अगर बॉडी ने, ठीक है, वेट ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस ज्यादा किया है तो वो क्या करेगा, फ्लोट। अगर डिस्प्लेस किया है वाटर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया लेकिन इक्वल किया तो क्या रह जाएगा, इमर्स। ये बात कौन कहना चाहता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इन्होंने सबसे अच्छी बात है इन्हीं के प्रिंसिपल पे कुछ डिजाइन हुई। तो एप्लीकेशंस की भी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एप्लीकेशंस। अच्छा बताइए, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा इसकी बात करें यहाँ पर, हो सकता है मेरा एप्लीकेशन, अरे स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो, आई एम नॉट एम इंग्लिश, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। हमने यहाँ पे किसकी बात की, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहली एप्लीकेशन क्या है, वेरी गुड, लेकोमीटर, लैक्टो नहीं भाई,
दूसरा क्या है बेटा? हाइड्रोमीटर। और डिफरेंस याद रखना, यहाँ गलतियां नहीं होनी चाहिए, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये डिफरेंस, ये एप्लीकेशन तो दो ही है, फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हमने इसको लिखा है ना। तो भाई नोट करके अपने को ध्यान रखना है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो जाए, पहले कह रहा हूँ मैं। लैक्रोमीटर क्या करता है? टू चेक, वेरी गुड, द प्योरिटी ऑफ मिल्क। अच्छा, प्योरिटी इन द सेंस ऑफ कि भाई यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, अमाउंट ऑफ, या मैं चाहूँ तो बहुत अच्छे से क्या लिख सकता हूँ, डिजोल्व वाटर, या क्या बोल सकता हूँ, डिजोल्व वाटर। अमाउंट ऑफ डिजोल्व वाटर उसमें कितना है ये बताएगा। अच्छा, ये हाइड्रोमीटर क्या काम करेगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करेगा, या हमें बताएगा कि जो भी लिक्विड आपको दे रखा होगा, चाहे वो लिक्विड कोई भी हो, है ना, ऑयल हो या कोई भी दूसरा लिक्विड दे रखा होगा, उसकी डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे हम? अच्छा, ये क्या काम करता है हाइग्रोमीटर? इसका काम होता है डिटरमाइन द डेप्थ। क्या डिटरमाइन करता है? डेप्थ। दोनों का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, गहराई बेटा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए किसी ने हेडपम्प खोदा है, तो पिताजी तो मर गए जिन्होंने खोदा था, अब उसका बच्चा पैदा हुआ, ऐसा तो है नहीं कि वो कूदेगा और गहराई तक जाके मेजर करेगा कितनी ऊंचाई है, हाइट देख लो या डीप कितना है, तो ये इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो मैंने सारा चैप्टर एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, प्रेशर वाले पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधा बोलेगा आपको कि अगर एक, या अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, शार्पनेस बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, शार्पनेस बढ़ा रहा है, एक नेल की शार्पनेस ज़्यादा है और एक आयरन नेल की शार्पनेस कम है, किस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा? वाई? एरिया कम है, एरिया क्या है, कम है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, टाइम को मत रिलेट करो बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ एरिया कम है तो डेफिनेटली प्रेशर बहुत ही क्या लग रहा है, ज्यादा। इस रिलेशन के टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी फिजिकल टर्म्स है यू मस्ट बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट कॉन्सेप्ट, पता होना चाहिए। फिर यूँ बोले, जैसे आपने ऐड देखी थी राणा दग्गुबती की, जो हीरो है वो पूरी बाइक, मोटर बाइक लेके आता है, पूरी खिले वाली जो टेबल होती है उसके ऊपर चढ़ा देता है और टायर पंचर होता नहीं है, तो बेवकूफ़ बनाने के काम है। सीधी बात है, वो इसलिए पंचर नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे साइंस एक ही लगी, प्रेशर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, प्रेशर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे क्या हो गया, आयरन ने लग गए। पर बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ गई क्या? तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर एक ही रखी होती और उसके ऊपर टायर चढ़ाते तो क्या होता? हाँ, फिर पता चलता कि सीएट टाइगर टायर में कितना दम है या किसी और टायर में कितना दम है ना, सबके सेम ही है, किसी की क्वालिटी ज़्यादा है तो किसी की क्वालिटी कम है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट जो समझाया उसमें? उम्मीद है जो अभी मैंने पढ़ा है ये पूरा समझ में आया होगा, इसको रिवाइज करें बहुत अच्छे से, जहाँ तक हो सकता है इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। कल नेक्स्ट जो हम पार्ट लेके आएंगे या जो वीडियोस लेके आएंगे उसमें हम लोग रिवाइज करेंगे PYQs, जो केवी में आए हुए हैं या जवाहर नवोदय में आए हुए हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को उसमें? ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, सभी मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें, थैंक यू।